हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द होल क्लास 12th फिजिक्स एंड इट इज़ मोस्ट इजी चैप्टर ऑल्सो। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट अगर बात करें पूरे चैप्टर की तो थोड़े लेंदी होगा, बट अगेन इट इज़ ईजी। सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक टॉपिक लाइट। क्योंकि इस पूरे रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्रिज्म में क्या होता है लाइट के साथ, ये सारा चीज़ हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो इट इज़ ऑल ऑन द लाइट और द बेसिक टॉपिक इज़ लाइट। सो पहले समझते हैं कि लाइट होता क्या है। लाइट जितना सिंपल दिखता है या जितना सिंपल हम उसे समझते हैं उतना सिंपल होता नहीं है एक्चुअली। सो पहले ही हमें ये देखना होगा कि लाइट होता क्या है। ओके, सो वी ऑल नो दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, एंड इट मेक थिंग्स विजिबल। इट मीन्स लाइट बनाता है किसी भी थिंग को विजिबल। इट मीन्स अगर हम किसी भी जगह से लाइट को रिमूव कर दें तो वहाँ पर जो भी सामान रखा होगा वो हो जाएगा हमारे लिए इनविजिबल, हम उसे देख नहीं पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक अंधेरे रूम में। अगर हम अंधेरे रूम में कितना सारा भी सामान रख दें, चाहे कुछ भी वहाँ रख दें, अगर वहाँ पर लाइट का प्रेजेंस नहीं है, सो दिस ऑल आर इनविजिबल टू अस, हम उन्हें देख नहीं सकते। सो लाइट की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अब ये दो तरीके से होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को एमिट करता है, जैसे एक सोर्स, चाहे वो सन हो या एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो या कोई एक ट्यूब लाइट हो, ये सारे एमिट करते हैं लाइट को। तो अगर ये एमिट करते हैं तभी ये विजिबल होते हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है जो एमिट नहीं कर सकता या जो खुद एज अ सोर्स एक्ट नहीं कर रहा है लाइट का, वो करेगा रिफ्लेक्ट। सो जो भी सन से लाइट आ रही है वो किसी बॉडी से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे भी हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर दो केस बनता है कि या तो लाइट किसी बॉडी से एमिट होगा तब वो विजिबल होगा, या फिर वो किसी बॉडी से रिफ्लेक्ट होगा तब भी वो विजिबल होगा। सो वी हैव टू कंडीशंस। इट मीन्स लाइट शुड बी एमिटेड फ्रॉम द बॉडी और इट शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। सो इन दैट टू केस वी आर एबल टू सी द बॉडी। गॉट इट? So light is a form of energy which make things visible either as a source or as a other body which reflect the light. Got it? Ab listen, it is made up of photons. So light is also acting as a matter. Okay. uh, after some time, after some topics we हम पढ़ेंगे इसे कि लाइट बिहेव एज अ मैटर। ओके, जहाँ पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। सो लाइट ऑल्सो मेड अप ऑफ समथिंग like a matter. Like matter is made up of atoms, and atoms made up of electron, proton, neutron. So in that same form, light is made up of photons. उसे हम नाम देते हैं photons, जो यहाँ पे लिखा होगा। Light is made up of photons. And what are photons? So photons are the small packet of energy. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। सो photons आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिससे मिलकर बनता है लाइट। सो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स एंड फोटॉन्स आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब अगर हम एक लीनियर चेन में बहुत सारे फोटॉन को जोड़ दें, एक सीरीज़ बना दें फोटॉन्स का, तो उनसे जो बनेगा वो बनेगा रे ऑफ लाइट, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। सो हम सिंपली तरीके से अप्रॉक्सीमेट ये सोच सकते हैं कि फोटॉन को एक लाइन में जोड़ने से एक चेन बनता है और उस चेन को हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। अब अगर वहाँ पर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट हैं तो उन्हें हम बोलेंगे बंच ऑफ रे ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। So chain of photon is called ray of light and a bunch of ray of light is called a beam of light. So इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम ray of light को और beam of light को। And we already know the speed of light in the air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर हम कंसिडर अप्लाई करते हैं कि कंडीशन ये है कि इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम। ठीक है, जैसे ही मटेरियल चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, ये स्पीड भी वेराई कर सकता है। So in the air or vacuum it is approximately equal to 3 into 10 power 8 meter per second. But in other medium the velocity will vary. After it, reflection of light. हमने बात किया था ना अभी कि कोई भी चीज़ विजिबल क्यों होता है, या तो वो एमिट करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन कि कोई भी थिंग विजिबल क्यों है, क्योंकि एक बॉडी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जो आ सकता है कहीं बल्ब से या किसी ट्यूबलाइट से या किसी सन से। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स टू रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स टू रिफ्लेक्ट द लाइट। गॉट इट? सो अगर किसी बॉडी में, जैसे एग्ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर एक हमारे पास बॉडी है, लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी। गॉट इट? दिस इज द प्लेन सरफेस और एनी बॉडी। अब अगर इस बॉडी पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है,
गॉट इट। सो ये लाइट रीबाउंस बैक हो जाएगा इन द सेम मीडियम। जैसे सपोज करते हैं कि सरफेस के ऊपर जो मीडियम है वो है एयर, सो हम ये मान सकते हैं कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो एयर से आ रहा है। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस it will rebounce again and again move to the same medium. It means again move to the air medium. That means reflection. So reflection का मतलब ये होता है कि ये एक लाइट हो गया या एक रे ऑफ लाइट हो गया जो किसी सरफेस से टकरा करके वापस चला जाएगा इन द सेम मीडियम जहाँ से वो आ रहा था। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन एंड इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका जो पाथ है वो इस तरीके से कुछ है, गॉट इट। एंड रिफ्लेक्शन के बाद उसके पाथ में चेंज आया एंड अगेन जो चेंज हो रहा है पाथ में वो होगा विदाउट चेंज इन मीडियम। इट मीन्स अगर वो लाइट पहले ट्रेवल कर रहा था एयर में तो आफ्टर चेंजिंग द पाथ अगेन इट विल ट्रेवल इन द सेम मीडियम, इट मीन्स इन द एयर मीडियम ऑल्सो, गॉट इट, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये सारा बहुत ही बेसिक है जो 12th लेवल पर मुझे नहीं बताना चाहिए बट बताना पड़ेगा। ये बेसिक आप 10th में कर चुके हैं, तो हम ये कुछ टॉपिक को इंक्लूड करके चल रहे हैं जो 12th में ना होकर भी हम बताएंगे। बट आपको ये मान के चलना है कि आपने ये सारा चीज़ 10th में किया है, क्लास 10th में ये सारे बेसिक आपने किया होगा, रिफ्लेक्शन सारा चीज़। ठीक है, तो हम उन टॉपिक को थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे जो आपने 10th में कर चुका है, क्योंकि इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा हमारा। सो यहाँ पर देखते हैं कि फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ विदाउट चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट है वो रिबाउंस बैक हो रहा है इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड अगेन रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर आ जाएगा आपका डायग्राम कि जो इंसिडेंट होता है रे उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है रे उस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड अगेन आफ्टर इंसिडेंट इट विल फॉर्म और इट विल मूव इन द सेम मीडियम, सो दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जो वापस चला जाएगा इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस आर द टर्म्स विच वी यूज इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गॉट इट। So after this we have 3 lines in the diagram. First is incident ray, it means जो रे स्ट्राइक करने वाली है सरफेस को। ठीक है, अब वो रे जहाँ पर स्ट्राइक करेगा, लेट से दिस रे इंसिडेंट एट पॉइंट ओ, सो उस पॉइंट ओ पे उस सरफेस के या प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ब्लैक लाइन है वो है नॉर्मल एन। ठीक है, एंड अगेन जो रे वापस मूव करेगा इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इट मीन्स हियर ओ ए इज द इंसिडेंट रे, ओ एन इज द नॉर्मल एंड ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे, गॉट इट। सो फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सरफेस, चाहे वो सरफेस प्लेन हो या रफ हो, गॉट इट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स जितने एंगल से कोई लाइट इंसिडेंट होगा किसी सरफेस पे वो लाइट उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा इन द सेम मीडियम। It is universal truth and it is applicable for all surface, either it is rough or plane. So angle I should always equal to angle R for any surface. This is the law of reflection, and let's say this is the first law of reflection, that angle of incidence should be equal to angle of reflection, got it. So we have 2 laws of reflection. In that, first is angle I should be equal to angle R, and the other is the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. हियर वी कैन से दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ये सभी लाई कर रही है इन द सेम प्लेन में जो हमें एक्चुअल में दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2D में है तो सेम प्लेन में लाई करेंगे। सो दिस आर द 2 लॉज और 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन इट इज केम फ्रॉम द क्लास 10th फिजिक्स। ओके, सो इट इज़ नॉट दैट टफ। आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे हमने बात किया था कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो हमने बात कर लिया। अब रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर में जो सरफेस है वो प्लेन होगा एंड सेकंड होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो इन द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होगा या फिर हम कह सकते हैं वो रफ होगा, गॉट इट। सो जब सरफेस प्लेन होगा तो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि जब भी सरफेस प्लेन होगा तो वहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। इट मीन्स जो इमेज फॉर्म होगा वो क्लियर होगा, वी कैन से इमेज फॉर्म क्लियर होगा, गॉट इट। एंड जब ये सरफेस प्लेन नहीं होगा तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होता है वो ब्लर हो सकता है या फिर फॉर्म ना हो, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद जो देखो रेगुलर का पहला टॉपिक क्या था या पहला पॉइंट ये था कि सरफेस प्लेन होना चाहिए, इरेगुलर में सरफेस रफ होना चाहिए,
ये दोनों के पहले पॉइंट हो गए। जब सरफेस प्लेन होगा तो इमेज फॉर्म होगा एंड अगेन क्लियर इमेज फॉर्म होगा, बट जब सरफेस रफ होगा तो क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होता। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर हम फॉर्म कर रहे हैं इमेज मिरर में, प्लेन मिरर, सो प्लेन मिरर एक्ट करता है एज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो होगा एक्ट एज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो वहाँ पर आपको पता है कि इमेज जो होता है वो क्लियर फॉर्म होता है। बट अगर मैं ये बात करूँ कि हमें इमेज फॉर्म करना है किसी एल्यूमिनियम फॉइल में या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है पूरा, तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि जो इमेज फॉर्म होता है वो ब्लरिश फॉर्म होता है, ये क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होता। सो दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब थर्ड केस ये बनता है या थर्ड पॉइंट ये बनता है कि अगर हम दो रे लेते हैं, चाहे वो रेगुलर में हो या फिर इरेगुलर में, ठीक है, अगर हम दो रे लेते हैं एंड एज्यूम करते हैं कि दोनों रे इंसिडेंट हो रहे हैं इन द सेम सरफेस एंड बोथ रे आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये इंसिडेंट 1 है, इंसिडेंट 2, दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन जो उनके रिफ्लेक्टेड रे होंगे, लेट्स से R1 और R2, अगेन बोथ आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगे, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, बट इन द इरेगुलर रिफ्लेक्शन इवन इफ वी टेक both incident ray are parallel, so it may or may not be, got it, the reflected ray R1 R2 may or may not be parallel। हो सकता है किसी कंडीशन में पैरेलल हो जाए, बट मेजरली जो है वो अनपैरेलल या नॉन पैरेलल होंगे, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट इसका। ये दो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, बेसिकली ये सारा चीज़। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सीधे स्फेरिकल मिरर का, क्योंकि 12th में आपके पास प्लेन मिरर का टॉपिक नहीं है सिलेबस में, तो हम क्लास 12th के जो बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उस टॉपिक में प्लेन मिरर के बारे में कुछ खास गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं स्फेरिकल मिरर में। अब बाय नेम आपको अंदाज़ा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, वी एज्यूम दैट इट इज़ अ मिरर मेड अप ऑफ अ बॉल। हमारे पास एक हॉलो बॉल है, अब एज्यूम करो कि वो हॉलो बॉल बना है ग्लास से, तो जिस तरीके का वो मिरर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब उस स्फेरिकल मिरर को अगर हम एज्यूम करें तो उस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर भी होगा, उस पूरे स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड अगेन उस पूरे स्फीयर का अगर एक सेंटर है तो उसका कुछ रेडियस भी होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट, अगेन दैट टॉपिक इज फ्रॉम द क्लास 10th, सो यू शुड नो दैट। सो आफ्टर कंसिडरिंग बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हम उस मिरर को कट करेंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में कट करने के बाद हमारे पास 2 मिरर एक्स्ट्रा आएंगे जो होंगे कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अभी अगर इसके डीप में नहीं जाएंगे हम कि ये कैसे बनता है, किस तरीके से कट होगा, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए। अब लिसन, कॉन्केव मिरर, बस इतना याद रखना कि कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो होता है इनसाइड। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर, जो आउटर पार्ट है वो होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग, और जो इनर पार्ट है ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसके अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर, जो इनर पार्ट है वो हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग, और जो आउटर पार्ट है ये आउटर पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये डिफरेंस होता है दोनों में। सो अगेन लिसन, कॉन्केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्ड या इनसाइड, वेयर एज कॉन्वेक्स में होगा ये आउटवर्ड या आउटसाइड। ठीक है, आफ्टर दिस साइन कन्वेंशन, so sign convention means giving sign, it means plus or minus to the distance measured during this reflection, got it। so यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर जो भी प्रोसेस होने वाला है उसमें 2 चीज़ें तो आएंगी, पहला होगा ऑब्जेक्ट, सेकंड होगा इमेज। हम उस पोजीशन पे पोल से किसी एक डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसके अकॉर्डिंग किसी एक पोजीशन पे बनेगा इमेज, गॉट इट। सो उसका हम जो सिग्निफाई करेंगे या साइन वाइज जो असाइन करेंगे उसे प्लस माइनस, वो होता है साइन कन्वेंशन। जैसे यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, कि यहाँ पर हमने लिया है कॉन्केव मिरर, क्योंकि हमें दिख रहा है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है इसके। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को पोल, लेट्स सपोज दिस इज द पोल। ठीक है, अब अगर मान लो ये हो गया ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उससे इमेज बन रहा है ये, दिस इज द इमेज। ठीक है, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कहीं भी किसी भी चीज़ को,
एक्चुअल जरूरी नहीं कि जो एक्चुअल डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब लिसन, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। सो जो इंसिडेंट रे है वो निकलेगा हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से, मूव करेगा टूवर्ड्स द मिरर एंड रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम फोकस लाइक दिस। गॉट इट? इस तरीके से होने वाला है वो। सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये हो गया कि जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट, जो आपको दिख रहा होगा। अब हमें कंपेयर करना है डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट को विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगेन लिसन, हमें कंपेयर करना है डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट को विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। गॉट इट? सो यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज़ करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। इट मीन्स अगर मान लो यहाँ पर फोकस आ गया, यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल से फोकस तक ये होता है फोकल लेंथ, एंड पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो अगर मुझे मेज़र करना है फोकल लेंथ, सो मुझे मूव कहाँ से करना है? ऑलवेज पोल से। टू मेज़र एनी डिस्टेंस, चाहे वो इमेज का हो, ऑब्जेक्ट का हो, पोल का हो, फोकस का हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो, हमें हमेशा मूव करना है फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो जैसे मुझे मेज़र करना है फोकल लेंथ, तो मुझे मेज़र कैसे करना है? पोल से मूव करना है टूवर्ड्स फोकस। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुआ मेरा? पोल से फोकस। एंड नाउ इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आपको दिख रहा होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो मूव कर रहा है राइट, टूवर्ड्स राइट, बट मेरा जो डायरेक्शन है मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स लेफ्ट। सो बोथ आर नेगेटिव या अपोजिट, बोथ आर अपोजिट। इट मीन्स जो यहाँ पर फोकल लेंथ आ रहा होगा, मान लो वो आ रहा है 10 सेंटीमीटर, सो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। क्लियर? डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा साइन। डायरेक्शन अगर सेम रहता तो हम वहाँ पर लिखते हैं +10, सिर्फ ये है, ठीक है। तो हम कुछ भी चीज़ अगर मेज़र करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ फोकस हो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, ऑलवेज मूव करेंगे फ्रॉम पोल। एंड आफ्टर मूविंग फ्रॉम पोल कंपेयर डायरेक्शन विद द इंसिडेंट रे। डायरेक्शन अगर सेम आएगा तो उसे प्लेस करेंगे प्लस में, डायरेक्शन अगर अपोजिट आएगा जैसा अभी आ रहा है तो उसे प्लेस करेंगे माइनस में। गॉट इट? आफ्टर दिस, if we measure the height of any object or image, so if the height is above the principal axis, जैसा ही हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है above the principal axis, this is the principal axis, ठीक है। अब अगेन मैं ये बताने वाला नहीं हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है, फोकल लेंथ क्या है। ये सारे बहुत बेसिक टर्म हैं जो अगर आप 12th में बैठे हो तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपको कोई बताया नहीं जाएगा बार बार, क्योंकि ये 10th का चीज़ है, ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये आपको पता होना चाहिए 12th में अगर है आप तो लिसन, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं कि हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट का वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस है कि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो अबव है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो अबव है मतलब वो होगा प्लस में। एंड हाइट ऑफ इमेज, अब यहाँ देखेंगे ये हो गया इमेज, मान लीजिए ए डैश बी डैश, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इसे हम लेंगे नेगेटिव में। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन। जो भी मेजरमेंट होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पे। डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस में, अपोजिट तो माइनस में। एंड हाइट जो होगा, चाहे वो इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसे हम मेज़र करेंगे इन द टर्म ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। अबव होगा तो प्लस, बिलो होगा तो माइनस, ठीक है। दिस आर द साइन कन्वेंशन। उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास इसमें रहता नहीं है वैसे। अब